हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 87 के बारे में। और ये उत्तराखंड की सीरीज दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज नाम से जानी जाती है, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपने इससे पहले के 86 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स लिंक करते हैं उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि जो चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत बार, उनको थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि बाजपुर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर की स्थापना 1681 ईस्वी में की। बाजपुर का पुराना नाम सफाखाना भी है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था या मुंडिया था। बाजपुर घुमा नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों, बाजपुर का पुराना नाम सफाखाना भी था और मुंडिया भी था, तो ये तो दोनों ही सही हो गए। सफाखाना और मुंडिया दोनों क्या है, बाजपुर के हमारे प्राचीन नाम थे। इसी के साथ साथ बाजपुर धुमा नदी या घुमा नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। बाजपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। बाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी स्थापना 1681 में नहीं हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1665 में। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य नहीं है कि बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1665 में। क्योंकि अगर आपने बाज बहादुर चंद का कार्यकाल पढ़ा होगा तो 1638 से लेकर के 1678 तक इसका कार्यकाल था। तो इसी कार्यकाल के बीच में 1665 में इसने क्या किया था? बाजपुर की स्थापना करी थी। अगर आपको कार्यकाल पता होता, मैक्सिमम लोगों ने इसके गलत आंसर दिए थे, अगर आपको कार्यकाल पता होता तो आपको ये 1681 तो आपके दिमाग में फिर आता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से प्रश्नों को करना है। बाज बहादुर चंद दोस्तों किसका पुत्र था? नीला गुसाई का पुत्र था और शाहजहां के समकालीन ये था, ठीक है। और ये दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास में कस्तूरी मृग, निर्विसी गजगा, घोड़े, खुकरी, चावल, चंद्रगाय आदि लेके गया था। और शाहजहां के द्वारा इसे बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। वैसे इसका नाम था बाजा चंद या बाज चंद, लेकिन बाद में जब शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधियों से नवाजा तो तब इसे फिर उसके बाद में बाज बहादुर चंद के नाम से जाना जाने लगा। और 1665 में इसने क्या की थी? बाजपुर नगर की स्थापना करी थी। बाज बहादुर चंद ने दोस्तों कई सारे काम किए। पिथौरागढ़ जनपद के थल में एक हथिया देवाल बनाया। कौसानी बागेश्वर जनपद में पिन्नाथ देवालय और बूढ़ा पिन्नाथ देवालय बनाया। भीमताल स्थित भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किया। घोड़ाखाल स्थित गोलो देवता मंदिर का निर्माण किया। कैलाश मानसरोवर के लिए जो तीर्थ यात्री जाते थे उसके लिए भूमि कूट दान में दी। जो तिब्बत हुणिया व्यापार होता था, सौका हुणिया व्यापार होता था, उस पर टैक्स लगाया। इसके ताम्रपत्र अभी हाल ही में 2019 में भी इसका एक ताम्रपत्र मिला है। नंदा देवी की प्रतिमा को जूनागढ़ से अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया। इसके ही समकालीन या इसी के राज दरबार में या इसी के प्रशासन में एक व्यक्ति था दोस्तों, कौन? काशीनाथ अधिकारी, जिसने 1639 में क्या काशीपुर की स्थापना करी थी। इसी के साथ में सुलेमान सिको कुमाऊं किस संत शासक के दरबार में मतलब शासक काल में आया था? तो ये बाज बहादुर चंद के शासन काल में आया था। और बाज बहादुर चंद ने सुलेमान सिको से कहा था कि देख भाई, मैं तो शाहजहां का दोस्त हूं, मैं तुझे शरण नहीं दे सकता हूं, लेकिन तू एक काम कर, तू जा गढ़वाल पृथ्वीपति शाह के दरबार में। पृथ्वीपति शाह की शाहजहां से बनती नहीं है, उसके पिताजी की भी नहीं बनती थी, तो वो तुझे शरण दे देगा। तो इसके बाद में फिर सुलेमान सिको पहले बाज बहादुर चंद के पास में आता है और यहाँ से हटके फिर बाकी आपका परमार राजवंश के राजा पृथ्वीपति शाह के पास में जाता है। और वहीं से हमारी जो गढ़वाली चित्रकला शैली की शुरुआत होती है वो भी मानी जाती है। इसने मानिलागढ़ में कत्यूरियों को हराया, ठीक है। जॉन ऑफ आर्क, तिलु रौतेली नाम से हम जिन्हें जानते हैं, वो भी इनके समकालीन थी। भोटियाओं पर या तिब्बतियों पर सिरती नामक कर इसके द्वारा लगाया गया। कुमाऊं पर जजिया कर शासक करने वाला प्रथम जो चंद शासक था बाज बहादुर चंद था। और यह चंद राजवंश का 50वां राजा था। इतने पॉइंट आपको मोटे मोटे इनके बारे में याद रखने हैं और बाकी सारी चीजें मैं आपको इससे पहले की वीडियोज में बता चुका हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेम मुखेम नागराजा मंदिर, दयारा बाग और भादू की मंगरी स्थल उत्तराखंड में कहां स्थित है? तो सेम मुखेम नागराजा मंदिर वीपीडीओ 2016 एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये जो मंदिर है कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर, दयारा बाग और भादू की मंगरी नामक स्थान भी कहां? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1949 को दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी। और टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में भी विलय हुआ और उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में इसका गठन किया गया। और वर्तमान में ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक प्रसिद्ध जनपद है। और टिहरी बांध भी हमारा टिहरी जनपद में ही स्थित है। अब यहीं से एक बात है दोस्तों कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को दोस्तों टिहरी नगर की स्थापना होती है। इसी कारण 28 दिसंबर को
टिहरी रेस्टोरेशन डे या रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। टिहरी नगर की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना करी थी। टिहरी रियासत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? टिहरी नगर ही थी। यह टिहरी कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित माना जाता है टिहरी, जो कि उस टाइम पे सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से मोटे मोटे याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1599 में किस चंद शासक ने रैका व्यवस्था को अपनाया था? अब यहां पर दोस्तों देखिए, रैका व्यवस्था को अपनाने वाला चंद शासक कौन था? वो था लक्ष्मी चंद। कौन? लक्ष्मी चंद। अब इस प्रकार के प्रश्नों को ना अगर आपको कार्यकाल याद है मोटा मोटा तो आप कर सकते हैं। देखिए, जो दोस्तों महत्वपूर्ण राजा है इनका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, जैसे कि रुद्रचंद का, लक्ष्मी चंद का, बाज बहादुर चंद का, इसी के बाद में हमारा ज्ञानचंद का, कल्याण चंद का। जो ये मेन राजा है हमारे, इनका आपको कार्यकाल और नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी चंद चंद राजवंश का 46वां नंबर का राजा था। जहांगीरनामा में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, या तुजु के जहांगीरी में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, तो इसी के द्वारा रैका व्यवस्था को अपनाया गया था। कब? 1599। किसके द्वारा? लक्ष्मी चंद के द्वारा। और ये 1597 से लेकर के 1621 तक चंद राजवंश के 46वें राजा के रूप में इसने कार्यकाल किया था। इसी का एक भाई था दोस्तों, लक्ष्मी चंद का एक भाई था। कौन? शक्ति गुसाई। कौन? शक्ति गुसाई, जिसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। राजा दोस्तों लक्ष्मीचंद भले ही था, लेकिन जो प्रशासन संभालता था वह इसका भाई शक्ति गुसाई संभालता था, लेकिन वो एक अंधा शासक था, इसलिए वह राजा नहीं बन पाया। इसी कारण उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। और उत्तराखंड के इतिहास में कहें या फिर कुमाऊं के इतिहास में कहें, जमीन को मापने के लिए जो मुट्ठी मापन प्रणाली होती है, तो मुट्ठी मापन प्रणाली की शुरुआत भी इसी शक्ति गुसाई के द्वारा की गई थी, जो कि लक्ष्मीचंद के समकालीन था। लक्ष्मीचंद के द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया। लक्ष्मीचंद के द्वारा ही दोस्तों न्योवाली और बिस्टाली नामक अदालतों की स्थापना की गई, और इन अदालतों की स्थापना करने का श्रेय भी मुख्य रूप से शक्ति गुसाई को ही जाता है। न्योवाली जो अदालत थी वह आम जनता के लिए थी, जबकि बिस्टाली जो अदालत थी वह सैनिकों के लिए बनाई गई थी। लक्ष्मीचंद जहांगीर के समकालीन था, मैंने आपको ये बता दिया। और इसका भाई था कौन? शक्ति गुसाई। मुनाकुर ताम्रपत्र में इसका वर्णन मिला है। और परमार राजवंश में दोस्तों किसके समकालीन था? मान शाह के समकालीन था। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किए थे। 8वीं बार के आक्रमण में गढ़वाल के जो सेनापति था खतरण सिंह को मारने में जो कुमाऊं लक्ष्मीचंद का सेनापति था गैडा सिंह, वह सफल रहा था, इसलिए वहां पे खतड़वा उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। अभी हाल ही में 17 सितंबर को खतड़वा उत्सव भी हुआ है, असोज माह में मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद के द्वारा बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया 1602 में, और यह प्रश्न आयोग भी एग्जाम में पूछ चुका है। लक्ष्मीचंद ने कई सारे मंदिर बनाए। जब ये 7 युद्ध हारा तो इसके बाद में इसको भगवान की याद आई। इसने भगवान की तपस्या की। भगवान ने कहा देख लक्ष्मीचंद जा, इस बार जीत जाएगा। तो अगले फिर 8वां आक्रमण इसने किया, और 8वें आक्रमण में इसने गढ़वाल के बधालगढ़ वाले क्षेत्र पर बहुत लूटपुट मचाई, और अपने पिताजी का जो सपना था वह इसने कहीं ना कहीं हद तक साकार किया। लक्ष्मीचंद को दोस्तों लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुगलों के सामने छुप छुप के रहता था, या दबा हुआ, या बिल्ली की तरह दुबक के रहता था, इसलिए कहा जाता है कि इसे लखुली बिराली कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसे लखुली बिराली नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि यह 7 बार आक्रमण करने के बाद वहां पे जब इसे आक्रमण करता था, जब हारता था, तो बाद में एक बार क्या हुआ कि ये लड़कियों के कपड़े पहन के इसको वहां से निकलना पड़ा, तो जनता ने देख लिया, फिर कहा यार लक्ष्मीचंद तो लखुली बिराली है, ये सब कुछ ठीक है। तो लखुली बिराली भी इसको ही कहा जाता है। तो ये बेसिक से फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं, जो कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो रैका व्यवस्था को भी 1599 में लक्ष्मीचंद ने ही अपनाया था। 1597 से लेकर 1621 तक ये चंद राजवंश के 46वें राजा के रूप में इसने कार्य किया था। ठीक है, और इसी के काल में एक गोला बारूद रखने का स्थान सेलखड़िया नामक स्थान, चंद राजवंश में सेलखड़िया क्या है? तो गोला बारूद रखने का स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। इतने पॉइंट आपको यहां से मोटे मोटे याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन जो नैनीताल के देवस्थल नामक स्थान पर स्थित है की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन जो कि नैनीताल के देवस्थल नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो इसकी स्थापना बेल्जियम के देश की सहायता से की गई है। किस देश की सहायता से की गई है? बेल्जियम की सहायता से की गई है। और जो एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कहां पर स्थापित की गई है? तो जो हमारा एरीज है ना, एरीज कहां पर स्थित है? देवस्थल नैनीताल में। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, जिसे तारा एवं भौतिकी शोध संस्थान कहते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में कहां पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। इसी को दोस्तों हम राजकीय वेधशाला के नाम से भी जानते हैं थे पहले। 1954 में एरीज की स्थापना वाराणसी में हुई थी। 1955 में एरीज का मुख्यालय नैनीताल के शेर के डांडा में स्थानांतरित किया गया वाराणसी से। और 1961 से जो हमारा एरीज है यह मंदिरा पीक या मंदुरा पहाड़ी पर स्थित है, जो कि देवस्थल नामक स्थान पर स्थित है नैनीताल जनपद में। तो इसी देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कब स्थापित की गई थी? यह स्थापित की गई थी दोस्तों 2016 में।
और किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? बेल्जियम देश की सहायता से की गई थी। और यह जो टेलीस्कोप है या ऑप्टिकल दूरबीन है, भारत और बेल्जियम के सामूहिक प्रयास का नतीजा भी माना जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कहां पर स्थित है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नैनीताल जनपद के देवस्थल में स्थित है और 30 मार्च 2016 को इस ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना यहां पे की गई थी। तो एरीज का इतिहास और ऑप्टिकल दूरबीन का इतिहास मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट आपको यहां से याद रखते हुए चलने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जौहार के जौहारी जसवंत सिंह जंगपांगती को कहा जाता है, एपणगण मिलाक्षी खाती को कहा जाता है, गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी को कहा जाता है, और एप्पल मैन के नाम से इंद्र सिंह बिष्टी जी को जाना जाता है। कौन सा कथन गलत है या असत्य है? देखिए, एपण दोस्तों मीनाक्षी खाती को कहा जाता है, और एपण कला की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? एपण कला की शुरुआत का जाता है श्रेय चंद्र राजवंश के राजा सोमचंद को। गढ़वाली सहगल नाम से दोस्तों जीत सिंह नेगी जी को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। एप्पल मैन नाम से दोस्तों इंद्र सिंह बिष्ट जी को जाना जाता है, और गोपाल जी को भी जाना जाता है, ठीक है। गोपाल और इंद्र सिंह बिष्ट जी दोनों जी को एप्पल मैन नाम से जाना जाता है। लेकिन गलत कौन सा है? जौहार के जौहारी, ये दोस्तों आपका कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जौहार के जौहारी नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों शेर सिंह पांगती को, शेर सिंह पांगती जी को जाना जाता है। अब यहां से मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न है कि काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, काली कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से किसे जाना जाता है? चौथा प्रश्न है दोस्तों, मैती नाम से किसे जाना जाता है? पांचवा आपके लिए प्रश्न है, पिंगला या प्योला नाम से किसे जाना जाता है? और छठा आपके लिए प्रश्न है कि देहरादून का सुल्तान नाम से किसे जाना जाता है? सातवां आपके लिए प्रश्न है कि आजाद नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? और आठवां प्रश्न है आपसे कि किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? ये 8 आपसे मैं उपनाम के प्रश्न पूछ रहा हूं, जो इससे पहले की वीडियो में आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और बैडमिंटन क्वीन नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतने पॉइंट आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। तो शेर सिंह पांगती जी जौहार के जौहारी इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1981 में किस व्यक्ति ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, यानी कि इनकार कर दिया था? तो 1981 में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। और दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के पूरे जीवन पर एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप सर्च कीजिएगा सुंदरलाल बहुगुणा बाई उत्तराखंड जीके बाई इजी ट्रिक्स यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा सारे फैक्ट्स। एग्जाम में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं, हर एग्जाम में इनसे एक प्रश्न आता है। तो किस व्यक्ति ने पद्मश्री लेने से इनकार कर लिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहां पे हुआ था? टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इनके द्वारा ही दोस्तों पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की गई थी। और 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा था, जिसे लेने से इन्होंने मना कर दिया। 2009 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2009 में। और 1987 में दोस्तों इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट मोटे मोटे आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी से याद रखने हैं। इन्हें कभी कभी दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मुख्यतः अगर हम वृक्ष मित्र की बात करें तो हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप वृक्ष मित्र में कभी कभी सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी कर सकते हैं। तो पद्मश्री लेने से इनकार किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक कैरेक्टर आ जाते हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। तो आपको इनके बारे में जितने भी मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या क्या किया था, कब कब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती किसकी रचना है? तो पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती दोस्तों रचना किसकी है? चंडी प्रसाद भट्ट जी की रचना है। किसकी है? चंडी प्रसाद भट्ट जी की रचना है। और चंडी प्रसाद भट्ट जी भी क्या है? एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनका जन्म, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 1934 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहां पे? चमोली में, ठीक है। और 1975 में दोस्तों ये आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा पाकर सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। यह सर्वोदय मंडल के संयोजक भी रहे थे। 1964 में दोस्तों इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी थी। कब? 1964 में। 70 के दशक में, यानी कि 1970 के बाद में दोस्तों इन्होंने दालियों का डगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था भी बनाई थी। और चिपको आंदोलन को गति देने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन
को गति देने के लिए दाल्यू का डगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा किया गया था। चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा दोस्तों कई अलग अलग स्थानों पर महिला मंगल दलों की स्थापना भी की गई थी। और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दोस्तों सन 1982 में चंडी प्रसाद भटजी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति बने थे कौन? चंडी प्रसाद भटजी। 1986 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट आपको चंडी प्रसाद भटजी से मोटे मोटे याद रखने हैं, ठीक है। और 2013 में इन्हें भी शांति या गांधी शांति पुरस्कार भी मिला। 2019 में इन्हें 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। और दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 के दौरान की थी। दाल्यू का डगड़िया नामक संगठन 1970 के आसपास के दशक में इन्होंने बनाया था, जो कि इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्होंने भी चिपको आंदोलन को गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न है, उत्तराखंड में जंगली नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं चंडी प्रसाद भटजी। देखिए 2005 में पद्म भूषण, 1983 में पद्मश्री और 1982 में इन्हें 1986 कर लीजिएगा दोस्तों, इन्हें 1986 में पद्मश्री और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से और 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर वंश की भाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा क्या थी दोस्तों? भाषा भी नहीं, लोक भाषा लिखा गया। तो लोक भाषा थी दोस्तों क्या? पाली। और राजभाषा पूछा जाता, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा पूछी जाती तो दोस्तों राजभाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। तो राजभाषा क्या है? संस्कृत। और लोक भाषा क्या है? पाली। कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। और उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा है? वो है कुलिंद राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये थे बसंतदेव। बसंतदेव, वासुदेव या वसंतन नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण भी कराया था। और करीब 300 वर्षों तक इनकी राजधानी 700 ईस्वी के आसपास में ये कार्तिकेयपुर शाखा का गठन हुआ था। और जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी राजधानी रही थी। और उसके बाद में दोस्तों सुभिक्ष राजदेव के ही किसी वंशज ने, जिसमें नरसिंह देव और एक दो राजाओं का नाम और आता है, इनके द्वारा अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी बागेश्वर स्थानांतरित किया गया। और उसके बाद में इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहां पे थी? जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी। और बाद में इनकी राजधानी कहां स्थानांतरित की गई थी? कत्यूर घाटी बागेश्वर बैजनाथ के आसपास में स्थानांतरित की गई थी। कुलिंदों की एक शाखा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इनके इष्ट देवता कौन थे? कार्तिकेय इनके इष्ट देवता थे। और इनकी कुल देवी कौन सी थी? कौन थी? ये थी दोस्तों मां नंदा। और कुछ कुछ इतिहासकार कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूर राजवंश को दोनों को दोस्तों एक ही भी मानते हैं। और यहां पर हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत मुख्यतः 3 परिवार देखने को मिलते हैं। प्रथम परिवार होता है वसंतदेव का परिवार, दूसरा परिवार होता है निम्बर का परिवार और तीसरा परिवार होता है दोस्तों क्या? सरोलादित्य का परिवार। तो ये पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं फिलहाल। इसके बाद में सेना के इसमें 4 भाग हुआ करते थे, सुभिक्ष राजदेव, इच्छरदेव, भूदेव, ललित सूरदेव, इष्टगण, निम्बर, ये इसके कुछ प्रमुख राजा थे जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बसंतदेव था। और कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। बाकी टॉपिक दोस्तों बहुत बड़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ भी आपको, इससे पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। और स्पेशली जो मैंने परमार राजवंश के साथ साथ में आपको इतिहास पूरा करवाया है, परमार, चंद, ये प्राचीन इतिहास जो मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, वहां पे भी ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? पाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि जखोली सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो जखोली सांकरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों हमारी टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? टॉन्स नदी के तट पर यह स्थित है। और किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद की यह प्रमुख परियोजना है। अब उत्तरकाशी जनपद के कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो योजना देखिए, मनेरी भाली परियोजना कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। हनुमान गंगा परियोजना भी हनुमान गंगा नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये दोस्तों करमोली परियोजना, जाड़गंगा नदी, बहुत सारी किताबों में दिया गया है जाड़गंगा नदी, कुछ कुछ किताबों में दिया गया है दोस्तों कि ये गौरी गंगा नदी पर स्थित है, और कुछ कुछ किताबों में लिखा गया कि ये भागीरथी नदी पर स्थित है। वैसे जाड़गंगा भागीरथी की एक सहायक नदी है, और कहीं कहीं गौरी गंगा भी दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। जाड़गंगा परियोजना भी जाड़गंगा नदी पर है। सोनगढ़ परियोजना यमुना नदी पर है। तालुका सांगरी परियोजना टॉस नदी पर है। मोरी हनौल परियोजना टॉस नदी पर है। और लोहारी नाग परियोजना भी भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये सबके सब परियोजनाएं कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। सभी आपको याद रखनी है, तो कोई भी परियोजना यहाँ से पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यमताल किस जनपद में स्थित है?
तो बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सबको पता होगा। यमताल कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। क्या? यमताल। अब टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों कुछ हमारी अन्य ताल भी स्थित है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है हमारी सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल दोस्तों यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल और गढ़वाल की भी सबसे बड़ी ताल है। और कौन से जनपद में पाई जाती है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है सहस्त्र ताल। और इसी के पास में दोस्तों क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल यही है। मानसर ताल या महासर ताल, इसे मंसूर ताल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। महासर ताल जिसे भाई बहनों के ताल के रूप में जाना जाता है या कटोरी नुमा आकृति के तालों के रूप में जाना जाता है, ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अप्सरा ताल या आंसरी ताल, ये भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला है यम ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और जराल ताल, ये भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। अगला दोस्तों एक ताल आती है हमारी, क्या? बासुकी ताल। तो ये बासुकी ताल परीक्षा वाणी में दोस्तों आपकी कहां पे दी गई है? टिहरी गढ़वाल जनपद में दी गई है, जो कि गलत है। तो बासुकी ताल को आप संशोधित करके कहां पे कर लेंगे? रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ के पास में स्थित है वासुकी ताल। कहां पे? रुद्रप्रयाग जनपद। तो टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रमुख ताल हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पहले, स्वयंबा मनसू। तो सहस्त्र ताल, यम ताल, मंसूर ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल, जराल ताल, ये सभी कहां पे स्थित हैं? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पुस्तक नोट्स ऑफ दी प्रोवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नोट्स ऑन दी प्रोवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल, ये जो पुस्तक है यह लिखी गई थी दोस्तों गंगाधर तुपरेती जी के द्वारा। कौन? गंगाधर तुपरेती जी के द्वारा नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नारायण आश्रम हमारा किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि नारायण आश्रम हमारा कहां पे स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में नारायण आश्रम स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हमारी नारायण आश्रम की स्थापना होती है। धारचूला के पास में ही नारायण आश्रम स्थित है, जिसे चौदास आश्रम के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नारायण आश्रम स्थानीय तौर पर इसे बंगबा या चौदास आश्रम भी कहा जाता है। और इस आश्रम को 1936 में दोस्तों नारायण स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी कारण इसका नाम हम नारायण आश्रम के नाम से भी जानते हैं। नारायण आश्रम के लिए जमीन सोसा के स्वर्गीय कुशाल सिंह ह्यांकी ने स्वामी जी को दान में दी थी। ठीक है, और भूखंडों में इसका निर्माण कराया गया था। और यह धौली गंगा और काली गंगा नदी का जो संगम होता है तवा घाट नामक स्थान, उसके पास में ही स्थित है। क्या? तो पिथौरागढ़ जनपद में नारायण आश्रम, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कालिदास ने अपने किस काव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी कुरु या गौरी गुरु, दोनों याद रखना, कहीं कहीं गौरी कुरु दिया गया, कहीं कहीं गौरी गुरु दिया गया। ठीक है, वैसे गौरी गुरु का प्रयोग किया गया। तो इन्होंने अपनी जो रघुवंशम रचना है, कालिदास की जो रचना है कौन सी? रघुवंशम। रघुवंशम में इन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। किसमें? रघुवंशम में, याद रखिएगा दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम में और मेघदूतम में इन्होंने किन किन स्थानों का वर्णन किया उत्तराखंड के, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी देता हूं। मालिनी नदी के तट पर इन्होंने एक रचना करी थी, दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में जिसमें बताया गया था, वो कौन सी रचना थी? और एक कनखल हरिद्वार का भी एक जिक्र इनके द्वारा एक रचना में किया गया था, तो वो कौन सी रचना थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं आता है तो फिर से कहूंगा, पुरानी वीडियो देखो जहां पर ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई है। फिलहाल इन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु या गौरी कुरु शब्द का प्रयोग किया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? जनजाति के लिए, सॉरी, जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? 2। कौन कौन सी? चक्राता विधानसभा सीट और नानकमत्ता विधानसभा सीट, ये 2 सीटें क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं दोस्तों? 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं पूछेगा तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आएगा, तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 15 सीटें टोटल हमारी आरक्षित हैं, जिसमें 13 SC हेतु है और 2 ST हेतु आरक्षित की गई हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं? 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत 71। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का होमवर्क का एक क्वेश्चन आपके लिए कि राज्य के किस शहर को ऑरेंज सिटी बनाने हेतु जनमत संग्रह किया जा रहा है? ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों। और जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं आप ये सभी नोट करते हुए चलो एग्जाम में, इससे बाहर दोस्तों बहुत मुश्किल है जो भी आएगा। फिलहाल अगर आपने ये पार्ट्स देख लिए, 85 जो पार्ट हो गए, 86वां पार्ट, 87वां पार्ट है हमारा जो आज है, अगर आपने इतने पार्ट देख लिए तो आप निश्चित एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे उत्तराखंड में। और हिंदी के भी कई सारे वीडियोज हैं, उत्तराखंड के भी कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।